बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है क्या यहाँ पे, मीनिंग ऑफ स्टैट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली अभी तक हम इसके अंदर ये पढ़ चुके हैं सर, स्टैटिस्टिक्स किसे कहा जाता है, ठीक है, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्वालिटेटिव क्या होती है, क्वांटिटेटिव क्या होती है, ये सारे टॉपिक्स आपके इसमें डिस्कस हो चुके हैं। आज का जो लेक्चर है बेटा उसमें आपका जो मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो है क्या यहाँ पे, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सर ये समझ आ गया स्टैट्स क्या होती है। स्टैट्स सर वो होती है जो कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को नंबर्स की फॉर्म में हमें समझाती है, वो स्टैट्स कहलाती है। सर इसके दो तरीके के पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। जो क्वालिटेटिव होता है वो स्टैट्स नहीं कहलाता, रीजन बिहाइंड कि सर उसके अंदर सिर्फ हम क्वालिटी देख के चलते हैं, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। लेकिन सर दूसरी तरफ जो क्वांटिटेटिव्स होते हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती है, हमारी स्टैट्स कहलाती है। अब सर स्टैट्स कहलाने के लिए हमारे पास क्या क्या मेन चीजें होनी चाहिए। पहला मैंने आपको बताया था बेटा कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, दो या दो से ज्यादा क्या होने चाहिए आपके पास, नंबर होने चाहिए, वो कंपेरेबल होने चाहिए, तभी आप क्या कहोगे कि ये क्या है, हमारा स्टैट्स है, ठीक है। और वो सारे के सारे किस फॉर्म में होने चाहिए, नंबर्स की फॉर्म में होने चाहिए। अगर वो नंबर्स की फॉर्म में नहीं है तब भी वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगी। उसके बाद अब का जो टॉपिक है बेटा ये है यहाँ पे क्या, कि सर एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब हमें ये समझ आ गया स्टैट्स क्या है, क्या काम करती है। अब सर हमें ये समझना है कि एक्चुअल में स्टैट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। स्टैट्स की इंपॉर्टेंस बनाने के लिए बेटा मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पे सेट करता हूँ। देखो एक ना बच्चे हमारा एक टॉपिक करा हुआ है पुराने स्टूडेंट्स ने जिसका नाम था लॉ ऑफ डिमांड। बेटा जिन्होंने नहीं भी करा वो भी बता देंगे, सीधा सा लॉजिक है इसका। क्या सर, अगर मार्केट में किसी चीज के प्राइस बढ़ते हैं तो सर उसकी जो डिमांड है वो मार्केट में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि कोई चीज अगर महंगी होगी तो हम उसे क्या करेंगे सर, कम खरीदेंगे। और अगर कोई चीज सस्ती हो जाती है तो उसकी मार्केट में डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये एक लॉ बना है इकोनॉमिक्स का जो आपके दूसरी बुक के अंदर हम पढ़ चुके हैं, और जो नए बच्चे हैं उनको पढ़ाऊंगा मैं अभी। तो अब आप देखो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या आता है सर आपका, फॉर्मुलेशन ऑफ अ इकोनॉमिक लॉज। यानी जितने भी हमारे इकोनॉमिक लॉज है ना, चाहे लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, हमने लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बहुत सारे लॉ पढ़ेंगे अभी हम आने वाले टाइम में। वो सारे के सारे जो लॉ हैं बेटा वो किसके ऊपर फिक्स्ड होते हैं, हमारे स्टैट्स की बेस पे बनते हैं। देखो कैसे पता चला, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब क्या ये लॉ हमेशा एप्लीकेबल होता है, अगर मैं बोलता हूँ कि प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है, तो सर क्या अंबानी के साथ ऐसा होता है, तो नहीं होगा। तो यानी लॉ तो नहीं बना। लॉ बना कैसे भैया, स्टैट्स का डाटा इकट्ठा किया गया, ये देखा गया कि ऑन एन एवरेज ज्यादातर लोग क्या करते हैं। तो स्टैट्स के अंदर डाटा काउंट किया गया, मान लो 100 बंदे लिए गए और देखा गया कि 100 बंदों के अगर किसी चीज के प्राइस बढ़ाते हैं तो 100 बंदों का रिएक्शन क्या होगा सर, उनकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और 100 बंदों का रिएक्शन क्या है, अगर प्राइस कम होते हैं तो वो डिमांड क्या करते हैं सर, बढ़ा देते हैं। उसी के बेस पे हमने क्या बना लिया सर, लॉ ऑफ डिमांड बना लिया। तो यानी जो स्टैट्स का डाटा होता है हमारी हेल्प करता है किसी भी तरीके के लॉ को बनाने के अंदर, ठीक है। कहते हैं द फेमस लॉ ऑफ डिमांड एंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंडक्टिव मेथड ऑफ जनरलाइजेशन व्हिच इज आल्सो बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल। कहते हैं ये एक इंडक्टिव मेथड है जिसके थ्रू हमने ये पता करा कि भैया एक्चुअल में जो कंज्यूमर है वो किस तरीके से फील करता है अगर प्राइस बढ़ते हैं या प्राइस कम होते हैं। और इसे क्या बोलते हैं बेटा, एक तरीके से ये भी एक स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल के ऊपर ही क्या करता है, बेस्ड करता है। दूसरा पॉइंट, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखो बेटा, अगर सिर्फ हम ये कहें कि भारत के ना अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, मैं क्या बोलूं, भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, उसका क्या सोल्यूशन करेंगे हम, अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ये बोलता हूं कि हर साल क्या हो रहा है, या गर्मी की बात कर लेते हैं, अभी गर्मी चल रही है ना, मैं सिंपल बोलूं यार गर्मी बहुत होती चली जा रही है दिल्ली के अंदर, तो उसका कोई सोल्यूशन ऐसा दिखेगा नहीं। लेकिन उसी चीज को मैं ऐसे बोलूं कि हर साल ना जो टेम्परेचर है वो 1-2 डिग्री से बढ़ता चला जा रहा है, तो हमें इसे कंट्रोल करके क्या करना पड़ेगा, 1-2 डिग्री बढ़ने से रोकना पड़ेगा या इसे कम करना पड़ेगा। तो यानी कि सर जब मेरे पास नंबर्स की फॉर्म में डाटा आ जाएगा तो मैं उसका सोल्यूशन क्या कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपको पता होगा बेटा, जब बीच में एक सेशन चला था कोविड के ड्यूरेशन में, जब आपके मार्क्स मिलने बंद हो गए थे, वहां पे ग्रेड्स मिलने स्टार्ट हो गए थे, ABCD। लेकिन ABCD में भी ना एग्जैक्टली नहीं पता चल पाया, मान लो A है तो A का क्राइटेरिया क्या है बेटा, A क्राइटेरिया वो है जो कि 90 से 100 के बीच में है। तो अब आपके 92 आए, 95 आए, 97 आए, 98 आए, किसी का कुछ नहीं पता है ना। तो हमें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता होते, तो मेरे को नहीं पता कि मेरे कितने मार्क्स कहाँ पे कटे, मेरी क्या गलती थी क्या गलती नहीं थी। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कहते हैं हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, स्टैटिस्टिकल डाटा एंड स्टैटिस्टिकल मेथड प्ले अ विटल, विटल का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वाइटल भी बोलते हैं इसको,
in understanding and solving an economic problem such as poverty, unemployment, disparities in distribution of income and wealth, etc. इस लाइन का मतलब समझ लो, डिस्पैरिटी का मतलब होता है बेटा भेदभाव, या जो हमारा इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो क्या है बेटा, बहुत ज्यादा अनइक्वल है। अनइक्वल मैं आपको बता देता हूँ कैसे है। यहाँ पे समझो एक एग्जाम्पल के थ्रू, सपोज करो बेटा इंडिया के अंदर टोटल मनी जो है वो है ये 100, ध्यान से सुनना मेरी बात, 100 टोटल मनी है हमारी इकोनॉमी के अंदर, जिसमें से 98 रुपीज और बाकी के कितने बच गए यहाँ पे 2 रुपए। अगर मैं आपको इनका डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं तो ये जो 98 रुपए है ना, ये सिर्फ इंडिया की टोटल 2% पॉपुलेशन के पास है, और बाकी के जो 2 रुपए हैं ये किसके पास है, इंडिया की, भारत की 98% पीपल के पास है। इसे बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसीलिए इंडिया के अंदर एक टैगलाइन सालों से काम करती आ रही है, रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअर। रईस रईस होते चले जा रहे हैं, गरीब क्या होते चले जा रहे हैं और ज्यादा। रीजन क्या है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बड़ा अनइक्वल है। देखो कैसे, और ये फैक्ट भी है, अगर आप डाटा देखोगे ना, ये एक्चुअल में डाटा है ऐसा कि अगर मान लो भारत के पास जितना भी पैसा है उसका 98% पार्ट सिर्फ इंडिया के 2% लोग कैरी करते हैं, जिसमें टाटा, अंबानी, बिरला, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं। भाई आप सोचो ना, ये है भी लॉजिकल, 140 करोड़ लोग हैं बेटा, 140 करोड़ लोग अगर 2% भी निकाल लोगे ना आप, समझ रहे हो कितना बैठेगा। तो इतने बिलियनियर्स तो इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते हैं, बहुत सारे हैं सर। ये तो वो नाम हो गए टाटा बिरला जिसको हम जानते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत बैठे हैं भाई, ठीक है, जिनको हम जानते नहीं है, छोटी छोटी कंपनी चला रहे हैं, लेकिन वो छोटी छोटी कंपनी भी कैसी है, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़। अगर एग्जाम्पल लिया जाए, शार्क टैंक आया था, शार्क टैंक आने से पहले आप किस जज को जानते थे, अमन गुप्ता को जानता था, कोई नहीं जानता था। लेकिन जब शार्क टैंक आया, पता चला भैया बोर्ड का मालिक है ये, तो बोर्ड का टर्नओवर देखा भैया 8,000 करोड़, 10,000 करोड़, तब समझ आया यार इतनी बड़ी कंपनी है क्या ये वाली। वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आज की डेट में, ठीक है, जो ईयरफोन्स या ईयरबड्स बना रही है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है ना, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा अनइक्वल है। अब आप खुद सोचो, 2 रुपए में तो पूरा देश चल रहा है, और 98 रुपए में सिर्फ 2% लोग चल रहे हैं इंडिया के, तो ये है ना अनइक्वल कहीं ना कहीं पे, ठीक है। इसका मतलब ये है बेटा, ये जो लिखा है ना, डिसपैरिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कि हमारे देश के अंदर इनकम और वेल्थ को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो 2 चीजें बड़ी सर, एक तो ये लॉ बनाने के काम आती है सर, दूसरा जितनी भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए भी क्या करती है, स्टैट्स हमारी हेल्प करती है, ठीक है। इसके बाद आइए अगले पॉइंट पे, स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। देखो बेटा, स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है यहाँ पे, ये समझते हैं। कहता है स्टडी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली एक्सेट्रा रिक्वायर स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन ऑफ मार्केट। इस पॉइंट को ना अभी मैं होल्ड पे डाल रहा हूँ, ये नहीं कह रहा पढ़ नहीं रहे, इसको मैं डाल रहा हूँ आपका होल्ड पे। होल्ड क्यों बता देता हूँ, एक पूरा चैप्टर है आपकी बुक के अंदर मार्केट के नाम से। जब तक आपको ये मार्केट्स नहीं पता होंगी ना, ये किस तरीके की मार्केट होती हैं, तब तक आप इस पॉइंट को समझ नहीं पाओगे बेटा। जब मैं वो मार्केट करा दूंगा, मुझे याद रहेगा, ये मैं अपने आप आपको टॉपिक क्लियर कर दूंगा, ठीक है। हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप। कहते हैं statistical methods can also be used to estimate the mathematical relationship between various economic variables. For example, data on price and corresponding quantity demanded of a commodity can be used to estimate the mathematical form of demand relationship between the two variables. देखो बेटा, मैं यहाँ पे ना एक चार्ट बना रहा हूँ, ये है प्राइस, ये है डिमांड। 10 रुपए पे एक कंज्यूमर 100 की डिमांड करता है। जब किसी चीज के प्राइस 10 रुपए है तो कंज्यूमर कितनी डिमांड करता है सर, 100 की। अगर ये प्राइस बढ़ के कितने हो जाते हैं सर, 20 रुपए, तो प्राइस बढ़ने पे सर अभी आपने क्या बताया था कि डिमांड क्या हो जाती है हमारी, कम हो जाती है। तो ये कितनी हो गई, मान लो 50। तो ये कौन सा डाटा है बेटा, ये न्यूमेरिकल डाटा है या नहीं है, ये मैथमेटिकल है कि नहीं है सर, है। क्योंकि भैया ये रिलेशन शो कर रहा है किसके बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में, कि सर अगर प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर सर प्राइस ज्यादा होंगे तो डिमांड क्या होगी सर, हमारी कम होगी। तो देखो यहाँ प्राइस बढ़े, डिमांड क्या हो गई बेटा, यहाँ पे कम हो गई, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है क्या, कि सर जो स्टैट्स है ना, हमारी हेल्प करता है किसके अंदर, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बनाने के अंदर, ठीक है। देखो कॉमन भी है भैया, आप जो अब स्टैट्स पढ़ रहे हो, मीन मीडियन मोड, 10 तक कौन से सब्जेक्ट में पढ़ के आए हो, पर मैथ्स में ही तो पढ़ के आए हो। तो ऑटोमेटिकली स्टैट्स कहीं ना कहीं किसके रिलेशन क्रिएट करती है बेटा, मैथमेटिक्स के ही रिलेशन क्रिएट करती है, यानी मैथ्स में भी ये चीजें होती हैं, ठीक है। फिर आता है बेटा यूजफुल टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट।
कहता है स्टेट्स जो है ना हमारी हेल्प करती है अलग अलग इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, जैसे कि ट्रेंड सीरीज एनालिसिस इज यूज्ड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ प्राइस, प्रोडक्शन, कंजप्शन ऑफ कमोडिटीज, मनी इन सर्कुलेशन एंड द बैंक डिपॉजिट एंड क्लियरिंग्स। इसको मतलब समझो बेटा, ध्यान से सुनो। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करूंगा। मैं ये कहता हूं कि 2024 के अंदर गोल्ड के प्राइस बढ़ गए, या हम कहते हैं कि सर गोल्ड जो है वो महंगा हो गया। ये मैं कब कह पाऊंगा? जब मेरे को पिछले 10, 20, 30 साल का डाटा पता होगा, तभी तो मैं कह पाऊंगा। अगर मैं बोलूं कि भैया 2000 के कंपैरिजन में, यानी ईयर 2000 के कंपैरिजन में 2024 में गोल्ड के प्राइस बढ़ गए, तो सर आप कैसे कह सकते हो? मैं कहूंगा बेटा मेरे पास डाटा है सारा का सारा, मेरे पास प्राइस लिस्ट है। प्राइस लिस्ट का मतलब होता है यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है ना बेटा, यहाँ पे क्या, ट्रेंड सीरीज एनालिसिस, इसको हम बोलते हैं एक तरीके से टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब अलग अलग समय पे अलग अलग सालों के अंदर किस चीज के कितने प्राइस थे मार्केट के अंदर, ये हमें ट्रेंड बताता है। कभी अगर आप शेयर मार्केट के अंदर डील करोगे ना, तो शेयर मार्केट के अंदर भी क्या आता है, आप जब चार्ट खोलोगे तो वो आपको दिखा देगा कि लगभग पिछले 1 महीने में, 10 महीने में, 1 साल में, 5 साल में ये शेयर कितनी बार ऊपर नीचे गया और किस किस प्राइस पे ये बढ़ा घटा है। तो वो भी क्या एक तरीके का ट्रेंड एनालिसिस है। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब जो अलग अलग टाइम पीरियड्स को क्या करता है, आपको डाटा प्रोवाइड कराता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एक तरीके से ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं। समझ आ गया? तो सर स्टेट्स हमारी हेल्प करती है क्या, अलग अलग टाइम्स को कंपेयर करने के अंदर कि पहले क्या था, आज प्रेजेंट के अंदर क्या है। अब जैसे कि कल की न्यूज क्या थी, अब इस बार थोड़ी सी न्यूज चेंज हुई। अभी तक क्या न्यूज आ रही थी बेटा हर साल, कि दिल्ली के अंदर हर साल ये आता था कि 50 साल का रिकॉर्ड टूटा, 70 साल का गर्मी का रिकॉर्ड टूटा, 80 साल का रिकॉर्ड टूटा। लेकिन कल एक्चुअल में रिकॉर्ड टूटा नहीं, कल रिकॉर्ड बन गया, क्योंकि 52.6 कभी भी नहीं हुआ था आज तक। तो 52.6 डिग्री क्या हो गया, एक हाईएस्ट टेम्परेचर नोट हो गया। अब ये कब टूटेगा फ्यूचर के अंदर, या अगले साल ही टूट जाएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन क्या हुआ, ये भी एक तरीके से किसको बता रहा है, ट्रेंड एनालिसिस को ही बता रहा है एक्चुअल में। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा प्राइस एनालिसिस। कहते हैं स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ प्राइसेस हेल्प इन स्टडीइंग द थ्योरी ऑफ प्राइसेस, प्राइसिंग पॉलिसी एंड प्राइस ट्रेंड्स एज वेल एज देयर रिलेशनशिप टू द जनरल प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। देखो बेटा, आप मेरे को ये बताएगा, जो भी चीजें आप मार्केट के अंदर खरीद रहे हो आज की डेट में, उसके प्राइस होते हैं ना कुछ ना कुछ। तो ये प्राइस किस बेस पे कंपनी तैयार करती है, किस बेस पे तय करती है? ऐसा ऐसा क्यों है कि 5 रुपए का कुरकुरे का पैकेट है, 5 का ही लेस का पैकेट है, 5 का ही अंकल चिप्स आ रहे हैं, सारे 5-5 की कैटेगरी वाली है, 5 में ही है, 10 वाले 10 में ही है, 20 वाले 20 में ही है। प्राइस ऊपर नीचे दाएं बाएं क्यों नहीं है इनके, बताओ? मैंने आपसे बच्चे क्वेश्चन ये करा कि एक्चुअल के अंदर प्राइस एनालिसिस है क्या। देखो जितनी भी वर्ल्ड में कंपनीज हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोका कोला 10 रुपए की आ रही है ना, तो बाकी के सारे 12 रुपए या 15 रुपए कर दे, क्योंकि उन्हें मार्केट में क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्ट करना पड़ेगा। उनके ना मार्केट के अंदर क्या चल रहे होते हैं बेटा, हर जगह सर्वेयर चल रहे होते हैं। सर्वे कौन होता है, जो मार्केट में जाके देखता है कि हमारे प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, किस हिसाब से हमें निकालना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक सिर्फ 10 रुपए की आती है। अगर आप इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात करोगे या जूसेस की बात करोगे, तो 50-50, 60-60, 70-70 रुपए में भी तो आते हैं वो भी तो चल ही रहे हैं मार्केट के अंदर। लेकिन वो प्राइस कैटेगरी और वो कंज्यूमर कैटेगरी ही अलग है। समझ रहे हो? वो कंज्यूमर कैटेगरी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। देखो सीधी सी बात है, आप पेप्सी की बोतल लेते हो 10 रुपए की है, आधा लीटर लेते हो कितने की है, 30-35-40 रुपए की होगी। लेकिन अगर आप माई कैन लेते हो तो वो 60 रुपए की है, जबकि उसमें क्वांटिटी क्या है, बहुत कम होती है। कितने हम में से माई कैन लेने वाले हैं, बहुत कम। रीजन है क्योंकि हमें पता है कि उस 60 रुपए के अंदर 1.5 लीटर की बोतल आ जाती है सर, तो मैं ग्लास में डाल के पी लूंगा, कैन खोलना कोई जरूरी काम तो है नहीं मेरे लिए। समझ आ रहे हो? लेकिन जो वो 60 रुपए की कैटेगरी है, वो कंपनी ने क्यों बनाई, क्योंकि कंपनी ने मार्केट में सर्वे किया होगा कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं। और भी एग्जांपल देता हूं, ये कैटेगरी चलती कहाँ है, ये कैटेगरी चलती है अब जब मूवी देखने जाते हो। क्या मूवी देखने जाते हो वहां 10 रुपए वाली बोतल मिलती है बेटा? नहीं मिलती। वहां मिलेगी ही क्या आपको, माई कैन मिलेगी। अगर आप लाइव स्टेडियम के अंदर मैच देखने जाओगे तो क्या वहां पे ये चीजें मिलती हैं? वहां पे भी आपको माई कैन मिलेगी। तो जितने महंगे प्रोडक्ट हैं, जहां पता है कि कंज्यूमर यहां से निकल के बाहर जाके कुछ खरीद नहीं पाएगा, यहीं खरीद पाएगा, तो सारे महंगे प्रोडक्ट उठाओ और वहां पे बेचना स्टार्ट कर दो। क्योंकि आप बंद गए ना। अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो आप मूवी थिएटर से बाहर जाके नहीं लेके आ सकते, और पहले ही बाहर लिख के लगा दिया गया होता कि अंदर कुछ लेके जा नहीं सकते हो आप। समझ आ रहे हो? अब आप और बेसिक एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया। ऐसा क्यों हुआ
कि जो 5 रुपए के पॉपकॉर्न या 10 रुपए के जो गली में आता है बेचने वाला, टेस्टी भी होते हैं, वही पॉपकॉर्न मूवी थिएटर में जाके 300-400 रुपए के हो जाते हैं। होते हैं नहीं होते हैं? खाते भी हो। क्यों होता है ऐसा, कोई बताएगा मेरे को? जगह का फर्क है। क्या फर्क आ गया जगह का? ऐसा तो नहीं है बेटा, सीआरएम लोकल एरिया में तो है हमारे, और मूवी हॉल भी लोकल एरिया में ही है वो वाला। बताओ बच्चे। सर उसका बेसिक्स, हाँ बोलो। ठीक है सर, इसका एक आंसर ये है कि सर एक तो वहां पे दूसरा ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। तो यहाँ तो ऑप्शन है ना कि भाई मंडोली रोड पे निकला, इस दुकान से नहीं लूंगा, सस्ती वाली से ले लूंगा, सस्ती से नहीं लूंगा, अगली वाली से ले लूंगा। लेकिन सर वहां पे तो कोई ऑप्शन नहीं होता ना। और एक ना ट्रेंड भी है, देखो कंपनीज को ना ये पता होता है, मैं आपको हम बताते हैं नेचुरल क्या है। आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देखना, और ये सब ट्राइड एंड ट्रस्टेड एग्जांपल है, प्रैक्टिकल। आपके घर के बाहर एक सब्जी वाला आता है, ठीक है जी, आप सब्जी वाले से बार्गेनिंग करते ही करते हो, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि जितने भी छोटे लोग आपसे मिलेंगे आप उन सबसे बार्गेनिंग करते हो, हम सबकी फैमिलीज ये काम करती हैं, ठीक है। लेकिन यही जब हम मॉल जाते हैं, हमें पता है कि वो 20 की चीज 40 में दे रहे हैं, हम फिर भी वहां बार्गेनिंग नहीं करते। पहली बात तो उन्होंने लिख के लगाया होता है फिक्स प्राइस शॉप, है ना। रिलायंस फ्रेश में कभी किसी ने जाके बार्गेनिंग नहीं करी होगी कि ये प्याज तुम 20 रुपए किलो क्यों दे रहे हो, बाहर 15 रुपए किलो मिल रहे हैं। क्या होता है बेटा, उन कैटेगरीज में जाके ना आप अपना स्टेटस मेंटेन करने लग जाते हो। यार सारे भी तो लाइन में खड़े हैं, यहाँ पे तो कोई बार्गेनिंग नहीं कर रहा, मैं करूंगा तो मैं अच्छा नहीं लगूंगा, है ना। वही जो छोटी सब्जी वाला आ रहा है, जबकि ये पता है कि भैया रिलायंस फ्रेश इंडिया के या दुनिया के सबसे रईस बंदों में से एक बंदे का है, तो वहां बार्गेनिंग करो तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन जो सब्जी वाला बेचारा आ रहा है उससे बार्गेनिंग करोगे तो उसकी कमाई दिन की 500-700 रुपए, उससे बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम सारी बार्गेनिंग की कसर कहाँ पे निकाल देते हैं? सब्जी वाले पे निकाल देते हैं। ये क्या है? ये एक तरीके का ट्रेंड एनालिसिस ही है। एक्चुअल में मार्केट के अंदर ना सर्वे होते हैं अलग अलग जगह के बेटा। हम जितनी हाई सोसाइटी के अंदर स्टैंडर्ड में जाके बैठते हैं ना, मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे हमारी बेकरी भी है, मैं वहां जाता हूँ तो वहां पे सिंपल सा है, हम जो कप केक है ये 60 रुपीज, 70 रुपीज, 50 रुपीज ऐसे बनते हैं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग बन जाती है। अब वही मैं एक बार गया लीला होटल मान लो, ठीक है, 5 स्टार में जाके बैठ गया। आप लिटरली मान लो वहां पे 2 कुकीज आती हैं, अगर आप सुबह की चाय मानोगे ना, वो इंटरनेशनल चाय होती है बेसिकली। आपकी एक कप चाय आएगी 5 स्टार के अंदर, 2 बिस्किट आएंगे या एक ज्यादा से ज्यादा रस का टुकड़ा आएगा। और अगर आप उसकी बिलिंग देख लोगे ना जीएसटी के साथ, तो 650-700 रुपए होती है। मतलब एक रस का टुकड़ा और 2 बिस्किट और एक चाय 650 रुपए और 700 रुपए, और चुप करके अंदर ही सुस्किया लेके चुप घर आ जाते हो, आवाज तक नहीं निकालते आप उस होटल के अंदर। होता है नहीं होता ये सब क्या है बेटा? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं। रीजन क्या है? सबको पता है कि जो यहाँ पे आ रहा है, होटल वाले को पता है कि अगर कोई बंदा आके यहाँ 10,000 रुपए का रूम ले रहा है ना, तो वो 500-600 रुपए की चाय भी पी सकता है। अब चाहे वो कैसे भी कर रहा हो, मन मार के कर रहा हो या स्टेटस के लिए कर रहा हो, वो उसको पता होगा कैसे कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ही होता है, ठीक है। वही चाहे आपको पता है क्या है, लीला कहाँ पे है भैया? क्रॉस रिवर के अंदर ही था। क्रॉस रिवर से आपको पता है भैया, जैसे मैं लीला से उतरूंगा सामने चाय वाला खड़ा, 10 रुपए की चाय दे देगा और इससे बढ़िया देगा। लेकिन क्या है, वहां पे हमारा एक अलग स्टेटस है। सबसे बड़ी बात, स्टेटस हम कहाँ फंस रहे हैं? चाय पीने के लिए कोई नहीं पी रहा भैया, सबसे ज्यादा तो आता है कि इंस्टा के ऊपर डलेगी ही डलेगी वो चाय, ठीक है। फेसबुक पे डालनी है पहले, पी तो बाद में लेंगे हम, वो पियो चाहे मत पियो आप। तो बेसिकली क्या है, ये होता है बेटा हमारा प्राइस एनालिसिस। हर कंपनी क्या करती है, मार्केट के अंदर ना उसके सर्वेयर्स होते हैं बहुत सारे, वो हर जगह जाके देखते हैं कि किस किस तरीके का कंज्यूमर एग्जिस्ट करता है, और उस कंज्यूमर की बेस पे क्या करते हैं बेटा, वो चीजें करते हैं। आप देखो, बर्गर आप 20 रुपए में भी खा सकते हो, 10 रुपए में भी खा सकते हो, मैगडी का आप 40 रुपए में भी खा सकते हो। तो कंपनी आपको बुलाने नहीं आ रही, जैसी आपकी पेइंग कैपेसिटी होगी आप वैसी जगह पे जाके क्या करोगे, उस चीज को खा लोगे। समझ आ गया प्राइस एनालिसिस क्या है? ठीक है, इतने एग्जांपल बहुत होंगे आपके लिए, ठीक है। चलो, अब तो अभी हमने क्या पढ़ा सर? इसके अंदर अगर हम बात करते हैं किसकी, दोबारा से रिपीट करते हैं फटाफट। इंपॉर्टेंस क्या है सर? पहली बात तो सर ये हमारे लॉ बनाने के अंदर काम आती है। दूसरा सर ये हमारी जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, पुवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, लिटरेसी हो गया, उसको सॉर्ट आउट करने के काम आती है। तीसरा सर, मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी करने के काम आती है कि मार्केट में अलग अलग चीजों के क्या क्या प्राइसेस है, क्या प्रॉफिट है। मैथमेटिकल रिलेशन, एग्जांपल दिया था मैंने अभी प्राइस और डिमांड का। उसके बाद आता है सर यूजफुल स्टडी बिहेवियर ऑफ अ डिफरेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। जितने भी हमारे अलग अलग इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझने के काम आती है। प्राइस एनालिसिस, प्राइस एनालिसिस मैंने आपको बता ही दिया कि अलग अलग कंपनी अलग अलग जगह पे क्या करती है, अपने सर्वेयर्स भेजती है और अलग अलग तरीके से क्या करा जाता है, उन प्राइस को एनालाइज किया जाता है, ठीक है।
देखो एक बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बेटा इस चीज के। अगर आप दिल्ली के अंदर आज देखो, आप 100 गज का फ्लैट लेते हो कितने का है, रामनगर में देख लो, दिल्ली का पॉश इलाका तो भूल ही जाओ, यहाँ पे भी आप लेते हो तो 70-80 से लेके 1 करोड़ के बीच का मिल रहा है आज की डेट में, ठीक है, 1 करोड़ का। यही अगर आप ग्रेटर नोएडा साइड चले जाओ, 1 करोड़ में आपको कोठी मिल जाएगी। डिफरेंस समझ आ रहा है क्या है? सारा गेम है डिमांड और सप्लाई का। यहाँ पे डिमांड, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या बची है, बहुत कम बची है, तो इसलिए प्राइसेस क्या हो गए सर, बहुत ज्यादा हाई हो गए। वहां पे क्या है, अभी खेत के खेत बचे हैं, वो कटते चले जाएंगे, कटते चले जाएंगे, जगह बनती जाएगी, फ्लैट्स बनते चले जाएंगे, जबकि वहां पे भी अब इतना सस्ता नहीं रहा, वहां पे भी क्या होते चले जा रहे हैं, रेट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब अगला आता है बेटा लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। कोई मेरे को लिमिटेशन का मतलब बताएगा पहले? हाँ बोलो। डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स, या हिंदी में हम बोलेंगे सर उसकी कमियां क्या क्या हैं, यानी स्टेट्स की सर सबसे बड़ी कमियां क्या क्या हैं ये बताओ। तो बेटा सीधी सी बात है, देखो स्टेट्स डज नॉट स्टडी द क्वालिटेटिव फैक्ट। सबसे बड़ी कमी तो यही है कि सर स्टेट्स जो है ना वो क्वालिटी को नहीं देखती, वो सिर्फ किसको देखती है, क्वांटिटी को देखती है, नंबर्स को देखती है। कैसे? कहते हैं स्टैटिस्टिक्स कैन बी अप्लाइड इन स्टडिंग ओनली दोज प्रॉब्लम व्हिच कैन बी स्टेटेड एंड एक्सप्रेस क्वांटिटेटिवली। कहता है स्टेट्स के अंदर सिर्फ हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं या उन्हीं चीजों को स्टडी कर सकते हैं जो कि क्वांटिटी की फॉर्म में होती है, क्वांटिटी क्वालिटी वाले को हम नहीं कर सकते। कैसे? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ऑनेस्टी, पुअर्टी, वेलफेयर, ब्यूटी, हेल्थ कैन नॉट डायरेक्टली बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली, क्योंकि हम इसको नंबर्स की फॉर्म में मेजर नहीं कर पाएंगे। एज अ रिजल्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट सुटेबल फॉर द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो सर हम कह सकते हैं कि जो क्वालिटेटिव चीजें हैं वो स्टेट्स के अंदर स्टडी नहीं की जाएंगी, ठीक है। तो पहला ड्रॉबैक क्या है सर, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा स्टडी होता है, क्वालिटेटिव डाटा स्टडी। दूसरा, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद द इंडिविजुअल। हमने क्या पढ़ा था सर, स्टैट्स के अंदर दो या दो से ज्यादा नंबर होने चाहिए, एक सिंगल नंबर स्टैट्स के अंदर काम नहीं आएगा। तो देखो यही चीज लिखी है, कहता है स्टैटिस्टिकल डील ओनली विद द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एंड नो इंपॉर्टेंस इज अटैच्ड टू द इंडिविजुअल आइटम। फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट, एक बच्चे के मार्क्स का स्टैट्स में कोई काम नहीं है। class does not constitute statistics but the average marks have a statistical relevance। अगर मैं बोलूं कि एक पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स कितने हैं तो वो क्या बन जाएगा सर, हमारा स्टैटिस्टिक्स बन जाएगा, ठीक है। दूसरा, statistics can be misused। कहते हैं statistics can be misused by the ignorant or a wrongly motivated person। any person can misuse statistics and draw any type of conclusion he likes। कहता है बेटा स्टेट्स का एक ड्रॉबैक क्या है, जिसको जितनी समझ है ना वो उसके हिसाब से क्या कर लेगा, स्टेट्स का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। अब देखो बहुत सारी ना मूवीज भी बनी है, अभी एक अजय देवगन की भी मूवी आई थी, ठीक है, जो एरोप्लेन के ऊपर बनी थी, किसी क्या नाम नाम नहीं क्लिक हो रहा है, रनवे, ठीक है। बेसिकली मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, भैया यहाँ पे जब रोड पे व्हीकल चलते हैं तो इसको कैसे चलाते हो, ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, रेड लाइट है और सामने रोड दिख रहे हैं, गूगल मैप दिखा रहा है आपको कि भैया राइट हो जाओ, लेफ्ट हो जाओ, ये चल रहा है। बेटा आसमान में तो सड़कें भी नहीं है ना, लेकिन वहां पे भी रास्ते हैं बिना सड़क के। वो सड़कें कैसे काम करती हैं या वो रास्ते कैसे बताते हैं, वो बताते हैं जो नीचे बैठे होते हैं ना बेटा, एरोप्लेन चलाने वाले से जो नीचे बैठा है उसका मेन इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि वो यहाँ पे रेडार चेक करता है और रेडार की बेस पे बता रहा होता है कि आपको राइट लेना है, लेफ्ट लेना है। क्योंकि अगर उसने गलती से भी कुछ कर दिया और सामने से प्लेन आ गया और इधर से भी प्लेन जा रहा है तो ऊपर वाले केस के अंदर बचने के कोई चांसेस, समझ रहे हो ना, रेलवे एक्सीडेंट में बच सकते हो, शिप के जहाज में बच सकते हो, लेकिन जब ऊपर कोई एक्सीडेंट होगा तो वहीं निपट जाएगा बंदा, मतलब ऊपर के ऊपर ही जाएगा, फिर नीचे नहीं आएगा। तो बेसिक क्या रीजन है उसके समझो। रनवे के अंदर बेसिकली क्या दिखाया गया, वो भी ना एक्चुअल में सारा का सारा स्टैटिस्टिकल डाटा ही होता है, जिसकी बेस पे वो बता रहे होते हैं कि इतना नॉर्थ हो जाओ, इतना साउथ हो जाओ, इतना ये हो जाओ। तो उस पिक्चर में क्या बताया गया था, उस पिक्चर में ये बताया गया कि एक पर्सन ने फोन करा कि जहां पे वो फ्लाइट लैंड होनी थी, यहाँ पे लैंड करने को उसने मना कर दिया कि यहाँ की जो सड़क है या फॉग बहुत ज्यादा थी तो यहाँ पे आप लैंड मत करना, अदरवाइज क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। रियल स्टोरी थी वो, लेकिन जिसको बताया ना वो आगे बताना भूल गया, ठीक है। अब हुआ क्या, जिसने आगे इन्फॉर्म करना था वो बता नहीं पाया। उसमें ये दिखाया गया उस पायलट के बारे में कि भैया वो इतना एक्सपीरियंस पायलट था और उस जगह पे उसने इतनी बार प्लेन लैंड करा था कि बिना विजिबिलिटी के भी उसने क्या कर दिया, प्रॉपर प्लेन वहां पे एग्जैक्टली लैंड कर दिया, जबकि उसे कुछ नहीं दिख रहा था आगे। लेकिन सिर्फ एक एक्सपीरियंस होता है ना कि उस पर बार बार आता होगा उस रनवे के ऊपर वो, तो उसने बिल्कुल एग्जैक्ट उस रनवे पे लैंड कर दिया। लेकिन यहाँ पे भी क्या चीज है समझने वाली कि सर अगर हमारा स्टेट्स का डाटा थोड़ा भी इधर उधर हो जाएगा ना तो क्या होगा, सारे केसेस सारा का सारा काम बेकार हो सकता है। तो यहाँ पे भी वही चीज बताई है कि जितने भी लोग हैं
जिनको स्टेट्स यूज करनी नहीं आती तो उस डाटा का वो क्या कर सकते हैं बेटा, मिसयूज भी कर सकते हैं। फिर आता है स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि स्टेट्स कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होती। ये क्या होती है बेटा, एक नॉर्मल एवरेज होती है। देखो कैसे कहता है, स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस इज नॉट एक्यूरेट एज मेनी अदर साइंस। कहता है स्टेट्स को अगर हम साइंस के रूप में समझे तो जैसे साइंस ठीक नहीं होती कई जगह पे, तो स्टेट्स भी ठीक नहीं होती। नेचुरल साइंस आर एग्जैक्ट एज देयर रिजल्ट आर यूनिवर्सली ट्रू। कहता है जो नेचुरल साइंस है वो तो हर जगह सही होती है, हाउएवर स्टैटिस्टिक्स लॉज आर नॉट। फॉर एग्जांपल, इफ एवरेज नंबर ऑफ थेफ्ट इन अ टाउन इज 3 पर वीक। मान के चलो कि एक गांव है, ठीक है, उसमें ऑन एन एवरेज हर वीक 3 चोरियां होती हैं। एग्जाम्पल समझना बेटा क्या कह रहा हूं। एक गांव है जिसके अंदर हर हफ्ते 3 चोरी होती हैं। इट डज नॉट मीन दैट इफ 3 thefts have taken place on the first day। और अगर मैं कहूं कि मान लो हफ्ते के पहले दिन 3 चोरी हो गई, तो इसका मतलब पूरे हफ्ते चोरी नहीं होगी, ऐसा होगा? ऐसा तो नहीं है ना सर, चोरी तो अब भी हो सकती है। तो यानी सर जो स्टेट्स का डाटा है वो कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट हमारे सामने शो नहीं करता है। समझ आई बात? कि सर इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट्स ने ऐसा कह दिया कि 3 चोरियां होंगी तो 3 ही होंगी, 3 की 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, और हो सकता है सर एक भी चोरी ना हो। ठीक। स्टेटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। सर जो स्टेट्स का लॉ है ना वो भी एग्जैक्टली ठीक नहीं होते। एज अ स्टेटिस्टिकल लॉ आर प्रोबेबिलिस्टिक। प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब होता है जो प्रोबेबिलिटीज पे बेस है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कोई बताएगा? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बेटा एक तरीके से अनुमान। ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो, है ना भाई, डाइस के एग्जांपल पढ़े होंगे आपने 10th के अंदर। ठीक। कहता है इन्फ्रेंस बेस्ड ऑन देम आर ओनली अप्रोक्सीमेट। कहता है स्टेट्स के अंदर जो भी आप पढ़ते हो वो एक अप्रोक्सीमेट होता है एंड नॉट एग्जैक्ट लाइट इन्फ्रेंस बेस्ड ऑन अ मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक लॉ। कहता है जिस तरीके से आपके साइंटिफिक लॉज होते हैं या मैथमेटिकल लॉज होते हैं उस तरीके से स्टेट्स कभी भी एग्जैक्टली ठीक नहीं होती, एक एवरेज के रूप में ठीक होती है। ओनली एक्सपर्ट कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स। कहता है जो एक्सपर्ट है ना, देखो सीधी सी बात है बेटा, आप सब बैठे हो, अब आप 11 में स्टैटिस्टिक्स पढ़ लोगे तो आपको मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन ये सब निकालना आ जाएगा। लेकिन अगर आप घर पे जाके मम्मी पापा से कहो कि मम्मी जरा मीन निकाल के दिखाना, निकाल लेंगे वो? उन्हें पता ही नहीं पहली बात तो मीन क्या है, मोड क्या है। ठीक है, अगर पढ़े हुए हैं तो बात अलग है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको नहीं पता वो चीज। दैट मीन सर अगर स्टेट्स को यूज करना है ना तो वो पर्सन क्या होना चाहिए, उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए और उसको उसकी नॉलेज क्या होनी चाहिए, पूरे तरीके से होनी चाहिए। देखो लिखा भी है, कहता है द टेक्निक ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर नॉट सो सिंपल टू बी यूज्ड बाय एनी लेमैन। लेमैन का मतलब होता है एक आम आदमी। लेमैन का क्या मतलब है, एक सामान्य इंसान। दीज टेक्निक कैन ओनली बी यूज्ड बाय द एक्सपर्ट एज दे आर कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर। कह रहा है इसको यूज करने के लिए आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप इस टेक्निक्स का मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन का इस्तेमाल आप नहीं कर पाओगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो अभी बच्चे आप 11th के अंदर स्टार्टिंग के अंदर मीन, मीडियन, मोड तो पहचान जाओगे, लेकिन अगर मैं आपको ही कह दूं कोरिलेशन निकाल के दिखाओ, इंडेक्स नंबर निकालो, नहीं निकलेगा सर, हमने पढ़ा ही नहीं कभी। तो अभी भी आप क्या हो, एक तरीके से स्टैट्स के लिए लेमैन ही कहलाओगे क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। क्लियर है भैया यहाँ तक?